नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की नई किस्त ट्रांसफर की गई है, जिसमें उत्तराखंड के 8,27,000 किसान भी लाभान्वित हुए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है। सीएम रावत ने कहा कि किसानों के लिए भारत सरकार बेहतर काम करती है। तो उत्तराखंड के 8,27,000 किसानों को इससे लाभ हुआ है और इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि से तमाम किसानों को राज्य में लाभ हुआ है और केंद्र की सरकार लगातार अच्छे फैसले ले रही है। 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेजे गए और उत्तराखंड के 8,27,000 किसानों को इस पूरी की पूरी योजना से लाभ हुआ है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर सभी का ध्यान खींचा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है और किसानों के सम्मान को बचाने के लिए लगातार किसान सम्मान निधि का वितरण समय पर किया जाता है। और किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान 8,27,000 उत्तराखंड के किसानों को इससे सीधा लाभ हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा है कि केंद्र सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है और किसानों के हित में तमाम फैसले ले रही है। तो पीएम किसान सम्मान निधि में 9 करोड़ किसानों के खाते में आज पैसे भेजे गए और इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि भेजी गई थी, जिसमें उत्तराखंड के जितने किसान थे उनमें कितनों को इससे लाभ हुआ है? जी देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के जरिए देश भर के किसानों को एक सम्मान निधि के रूप में 9 करोड़ रुपए दिए हैं, उसी तरह उत्तराखंड में भी 8,27,000 जो किसान हैं उनको इसका फायदा मिलेगा और 165 करोड़ की जो धनराशि है उत्तराखंड के किसानों के खाते में सीधे चली गई है। तो कुल मिला के देखा जा सकता है कि देश के साथ साथ उत्तराखंड के किसान भी इससे लाभार्थी बने हैं। और हालांकि उत्तराखंड में किसानों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में भी अगर किसानों को छोटी सी ये मदद मिल जाती है, चाहे वो जितना भी हो सम्मान के रूप में, तो एक बहुत बड़ा आसरा ये हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र, और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके बाद दावा किया है कि सरकार बेहतर काम कर रही है केंद्र की, और डबल इंजन की सरकार होने से यही लाभ होता है कि अगर केंद्र की कोई योजना होती है तो उससे राज्य के किसानों को बिल्कुल सीधा लाभ होता है। और इसमें 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसे भेजे गए, जिसमें से उत्तराखंड राज्य के 8,27,000 किसानों को सीधा और प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। और इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र की सरकार को बधाई भी दी है। अब आइए आपको उधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर दिल्ली के लिए हजारों किसान निकल चुके हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शामिल होंगे किसान। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस को चकमा देकर दूसरे रास्ते से गाड़ियां निकल चुकी हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ ये शामिल होने वाले हैं और पुलिस को चकमा देकर दूसरे रास्ते से गाड़ियां निकल गई। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम कर रखे थे, लेकिन किसानों ने पुलिस को चकमा दे दिया है। किसानों ने पहले ही जिले से कूच का ऐलान कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने तैयारी की थी कि इनको रास्ते में हम रोक लेंगे और दिल्ली की तरफ नहीं जाने देंगे, लेकिन दूसरे रास्ते से किसानों की गाड़ियां निकल गईं और पुलिस वहां पर देखती रह गई। इसके पहले इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम दिल्ली जाकर तमाम किसानों को समर्थन देंगे, और इसके बाद पुलिस सक्रिय थी और इस कोशिश में थी कि किसानों को रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता शाहिद खान फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। तो शाहिद, पुलिस ने तैयारी तो कर रखी थी, तो फिर किसान बचकर कैसे वहां से निकल गए? जी बताना चाहूंगा, किसान आंदोलन को लेकर जो यहाँ के एसएसपी हैं उनके द्वारा जो है पूरी फोर्स लगा दी गई थी, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जितने भी किसान हैं किसानों ने अब दिल्ली को जाने की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कहा किसी भी किसान को बॉर्डर से नहीं जाने दिया जाएगा और इन लोगों को यही रोक लिया जाएगा। लेकिन जो किसान थे, किसानों ने पुलिस को चकमा देकर तो चोरी छुपा वाले रास्ते होते हैं वहां से किसान निकल गए, और जो पुलिस है वो बॉर्डर पे ही खड़ी रह गई। इससे देखा जाता है कि पुलिस सुबह से इंतजार कर रही थी, किसान इधर से इस रोड से मेन हाईवे से जाएंगे और उधम सिंह नगर में लगभग 98 रूट है
तो पुलिस ने हर रूट पे अपनी फोर्स लगा रखी थी, लेकिन किसान जो है तो वो चोरी छिपा वाला रास्तों से निकल गया और पुलिस को यूपी क्रॉस करने के बाद जाके पता लगा कि किसान उत्तराखंड से बाहर चले गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शाहिद, और ये अपडेट देने के लिए कि पुलिस की तैयारियों पर किसानों ने पानी फेर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसी को लेकर डोईवाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत समेत बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारियों ने शिरकत की और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया गया। तो धन सिंह रावत समेत कई नेताओं ने इसमें शिरकत की है। अटल जयंती पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और अटल जी के योगदान को लगातार याद किया जा रहा है, और इसके उपलक्ष्य में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया, क्योंकि अटल जी ने ही जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। और इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राजकुमार, पूरे के पूरे देश में आज अटल जयंती मनाई जा रही है, डोईवाला में कार्यकर्ताओं ने किस तरह से इसको मनाया है? देखिए, आज क्योंकि पूरे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, उनकी जयंती है और भारत रत्न से सम्मानित है, पूर्व में प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल है डोईवाला, क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा है, तो यहाँ कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। और खुद जो कैबिनेट राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, वो यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भी अटल जी को याद किया और उनके कामों को याद करते हुए फूल माला चढ़ाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो अटल जयंती पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और कार्यकर्ता अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र में आज सतपुली उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक हुई है। तहसील सतपुली सभागार में आयोजित टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए वैक्सीन लगाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें विकास खंड स्तर पर केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंट लाइन में कार्य करने वालों को वैक्सीन दी जाएगी। तो उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और बैठक में कोरोना वैक्सीन लगाने पर चर्चा हुई। इसके पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह साफ कर दिया था कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, ताकि वो समुचित रूप से इसी तरह से सेवा करते रहें और कोरोना से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते रहें। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर तहसील में बैठक हुई और इसमें उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। किस तरह से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, इसका भंडारण कहां पर होगा, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज कहां पर बनाए जाएंगे, इन तमाम विषयों पर यहां पर विमर्श हुआ है। हरिद्वार में कोरोना महामारी के बीच क्रिसमस का त्यौहार औपचारिक रूप से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना महामारी के जल्द खत्म होने की कामना की है और विश्व में फिर से पहले की तरह खुशहाली आए, इसके लिए प्रार्थना भी की है। तो हरिद्वार में औपचारिक रूप से क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया और लोगों ने कोरोना से निजात पाने के लिए दुआएं भी मांगी है। विश्व में फिर से अमन लौटने के लिए यहां पर कामना की गई है। हम 14 जून को ये हमारा चर्च खुल गया था, जब लॉकडाउन हटा था, तब से हमने व्यवस्था बना रखी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग और क्या नाम सैनिटाइज, हम चर्च को भी सैनिटाइज करते हैं, ग्राउंड को भी सैनिटाइज करते हैं। कल भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने देखा था, नोटिस किया था कि हम लोग पहले से ही करते हैं। हम इस बारे में सजग हैं और सामाजिक दूरी हम बना कर रखते हैं और चाहते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं कि थोड़ा सा सुरक्षित रहने के लिए इन सब चीज़ों को अपनाएं, प्रशासन का सपोर्ट करें। जैसा प्रशासन ने कहा है, प्रशासन की गाइडलाइन को मानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम उसको मानकर चल रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। हमारा क्रिसमस का पर्व है, साल का एक क्रिश्चियंस का, ईसाई समुदाय का एक पर्व होता है ये साल का, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं और प्रशासन ने हमें भरपूर सहयोग दिया है, इसलिए हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित चर्च में नहीं पहुंच पाने से लोगों में मायूसी दिखाई दी है।
चर्च में मौजूद सिस्टर कल्पना ने बताया कि जिस तरह से कोविड-19 ने देश में कोहराम मचाया हुआ है, अभी इसका कोई विकल्प और टीका नहीं आया है, इसलिए हमने चर्च में किसी को भी अनुमति नहीं दी है। सिस्टर ने कहा है कि सभी लोगों को यह संदेश दिया गया है कि वो अपने घर से ही लॉर्ड जीसस का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं और उन्हीं से कामना करें कि जल्द से जल्द कोरोना से हमें निजात मिले। आज जीसस का जन्मदिन है और आप देख सकते हैं कि उनके जन्मदिन पर जहां देश में हर तरफ खुशी का माहौल है, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में भी चर्च है और हम वहां पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लोग यहां पर नहीं आ पा रहे हैं, बाहरी गेट पर वो खड़े थे, तो काफ़ी दुख का विषय है। लेकिन आज जो काफ़ी लोग हैं वो लगातार देख सकते हैं, ये जीसस क्राइस्ट का चर्च है और यहाँ पर काफ़ी लोग भारी संख्या में आते थे, लेकिन कोरोना के कारण यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। दुख है लोगों में। और यहाँ का जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने भी प्रशासन के कारण लोगों को यहाँ पर आने पर मना कराया। कारण ये है कि वैश्विक महामारी के चलते कि जिससे ये बीमारी और ना फैले। हो सकता है आज लोगों ने अपने घरों से ही इबादत की है, आज प्रार्थना की है भगवान की से कि कोरोना जल्द से जल्द इस दुनिया से चला जाए और एक बार फिर ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए। हमारे साथ हैं सिस्टर, उनसे बात कर लेते हैं। आखिरकार इतना बड़ा दिन है और लोग यहाँ नहीं पहुँचे, तो क्या कारण रहा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबके लिए मेरी क्रिसमस विश करती हूँ। प्रभु यीशु का जन्मदिन हुआ है आज। Today, very specially, the Lord has blessed everyone. His peace and joy has brought happiness to everyone. And we believe that Jesus has come to this world as a Savior and Lord to save everyone, not only the Catholics, but the whole humanity. And since His peace and joy and happiness brought to all of us, we believe that this corona that is been going on the whole world, that the Lord may remove it and all the people will be healed very soon. That is what our faith. And we specially prayed for the whole world, especially to remove this pandemic from this world, so that the people may live happily and joyfully and have a normal life again and to enjoy life. तो निश्चित साहब ने देखा जिस तरह से कितने ऐसे त्यौहार हैं जो ऐसे निकल गए, चाहे ईद हो, चाहे स्नान हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, सभी पर कोरोना का साया रहा और इस बार क्रिसमस पे भी ये साया देखने को मिला। तो निश्चित रूप से इन लोगों की एक अच्छी पहल है कि ये जो है कोरोना वैश्विक महामारी से लोग दूरी बनाए हुए हैं। प्राइम न्यूज़ के लिए नरेश तोमर, हरिद्वार। वहीं पौड़ी के कोटद्वार देवी रोड स्थित एक कॉलोनी में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक घर में 5 हथियारबंद लोग घर में जा घुसे और परिवार की महिलाओं को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर तसल्ली से पूरे घर को लूट लिया। दिन दहाड़े इस लूटकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। अभी सूचना आई थी कि एक यहाँ पे खुशी लॉज के पीछे कुछ लूटपाट की घटना घटी है। इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे सीओ साहब और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने यहाँ पे पूछताछ किया है। यहाँ पे तो बता रही हैं कि ये जो महिला हैं, ये इनके पति बहादुराबाद में उनकी फैक्ट्री है और ये सवेरे उठ जाती हैं, तो करीब 6:15 बजे 6:30 बजे उठ करके इन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, जो भीतर का दरवाज़ा था, और गेट के ताला खोल दिया था उन्होंने। और इस पर जो है बताते हैं कि 4-5 लोग आते हैं भीतर। आने के बाद उन्होंने पैसे रुपए की डिमांड की और फिर जो इनकी बिटिया जो ऊपर सो रही थी उसको भी पकड़ के लेके आए नीचे। किसी भी के साथ भी कोई बिहेव नहीं किया गया था। और कुछ इनके जैसे घर पे आके हम लोगों ने सामान देखा, काफ़ी सामान उथल पुथल है और इनके द्वारा बताया गया कि इनके कुछ सामान लेकर के गए हैं। स्पष्ट बता नहीं पा रहे कितना सामान गया है इनका, अपने पति के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे जो टीम है, हमारी एसओजी की टीम है, हमारी फोरेंसिक टीम भी चल चुकी है, श्रीनगर से पहुंचने वाली है। तो हम जो भी यहाँ के जो साक्ष्य हैं इकट्ठा कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज आदि खंगाल रहे हैं। और इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता भगवान सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो भगवान, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि यह वारदात जब हुई तो घर पर पूरा परिवार मौजूद था और उनको किस तरह से फिर बंधक बनाया गया?
आलोक, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र का यह मामला है। और मामला कोटद्वार एक वैसा क्षेत्र में आता है क्योंकि वहां से यूपी बॉर्डर को भी क्रॉस माना जाता है, नजीमाबाद क्रॉस आता है। और बता दूं आपको, जब ये प्रमोद कुमार प्रजापति के घर से 5 लोग के अंदर हथियार बंद लेके घर में घुसे, तो परिवार के महिलाओं के साथ हथियार के दम पर उन्हें बंधक बनाने तलाशी ली, पूरे घर को लूट लिया है। और जब इस चीज के अंदर सनसनी फैली तो उसके बाद सूचना कोटद्वार कोतवाली को दी गई है, जिसमें नरेंद्र बिष्ट और मौके पर सीओ अनिल जोशी और उप एसएसपी यहाँ पे निरीक्षण प्रदीप राय यहाँ पहुंचे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से जरूर सवाल खड़े होते हैं पुलिस पे भी, क्या सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अगर ना कोई आम जनता सुरक्षित नहीं है तो क्या है, कहीं ना कहीं पुलिस की प्रशासन की भी दावा खुलती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन एक तरफ कहता है कि हम सुरक्षा के हमारा क्षेत्र पूरा इस पर रहेगा, पूरा सुरक्षित। भगवान, इसमें एक सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि जिस तरह से इन्होंने अचानक हमला किया, क्या इनको जानकारी थी कि इस वक्त घर परिवार में पूरे घर के अंदर कौन रहता है? इस वक्त जो परिवार के जो वो होंगे, पुरुष होंगे, तो इस वक्त परिवार में नहीं होते हैं, अंदर नहीं होते घर में, इसकी जानकारी इनके पास थी? या तो आलोक, मैं वही बता दूं कि कहीं ना कहीं इनको भड़क थी कि यहाँ पे महिला हैं और जो आम आदमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लगता है। लेकिन अब एडिशनल एसपी ने यहाँ पे बता दिया है कि हम इसे जल्द से जल्द खुलासा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुलासा तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के भाव जो बना है कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वॉक 7 बजे की घटना जो बताए जा रहे परिजनों के आधार से, पुलिस बता रही कि 6:30 बजे के बाद, कहीं ना कहीं इस पर भी पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े जरूर उठते हैं। और प्रशासन एसएसपी ने तक आदेश दे दिया है रेणुका देवी ने कि जल्द से जल्द जो भी है इस पर छानबीन किया जाए, और जो भी यहाँ पे इस पर सूचना देगा उसको जिस तरह से, या पुलिस प्रशासन हो चाहे आम जनता हो, किसी से सीसीटीवी कैमरे खोले जाएंगे, कहीं पे ये लोग आए थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या है, कहीं ना कहीं इस पे 5 व्यक्ति अगर आते हैं तो परिवार को बंधक बनाया जाता है। तो इस पे एक बहुत ही गंभीरता मामला है, और गंभीरता मामला इसलिए है कि क्योंकि कोटद्वार एक पहला मामला नहीं है, कोटद्वार में लगातार इस क्षेत्र की घटनाएं आमने सामने आती रहती है, और पुलिस प्रशासन के आमने सामने यहाँ पे, क्योंकि यूपी बॉर्डर है, क्योंकि कहा जाता है यूपी क्षेत्र थोड़ा उस क्षेत्र होता है, और नजीमाबाद क्षेत्र से काफी लोग इधर क्षेत्र आते हैं, चाहे इस बात करें, चाहे रोजगारी की बात करें, चाहे कुछ तमाम की कुछ बात करें। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भगवान, और ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर विराजित होने के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर जोशीमठ के ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ में स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। इसके साथ ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज के जरिए अखंड भारत में सनातनी धर्म और ज्योतिष पीठ से जोड़ने के लिए दिव्य ज्योति जलाई जाएगी। तो ज्योतिर्मठ में स्वर्ण जयंती का आयोजन किया गया। सनातनी धर्म के लिए दिव्य ज्योति भी जलाई जाएगी ताकि इसके महत्व को रेखांकित किया जा सके। और स्वामी स्वरूपानंद के शपथ के 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो शंकराचार्य की गद्दी पर विराजमान हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं स्वामी स्वरूपानंद को, और इसीलिए इस अवसर पर दिव्य ज्योति जलाई जाएगी। वहीं लाल कुआं के टांडा रेंज में वन तस्करों के जरिए काटे गए बेशकीमती खैर के पेड़ों के मामले में वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। प्रशासन अभी तक तस्करों को पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। खास बात यह है कि तस्करों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि वन तस्कर इलाके में धड़ल्ले से जंगली लकड़ियों को काटकर सप्लाई कर रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। तो लगातार जंगलों की लकड़ियों को काटकर तस्कर बेच रहे हैं, और यहां से काफी भारी मात्रा में लकड़ी को चुपचाप तस्करी की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस और एसओजी इसमें नाकामयाब साबित हो रहे हैं, और लगातार पुलिस और एसओजी इसमें जांच करें, लेकिन उनके हाथ अभी भी खाली हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वन तस्कर इसमें कौन कौन और किन सीमाओं से आकर सक्रिय हैं।